हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा कि आपको पता है मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह मेहनत करते रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। आज बात करेंगे अपन पवन के द्वारा निर्मित कार्य। देखो हमने स्टार्ट किया था बहिर्जात बलों के बारे में। दो प्रकार के बल पढ़े थे अपन ने, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल के शायद 2 क्लास हुई थी, बलन और भ्रंशन को लेकर, वो अपन ने कवर की। अब बात कर रहे थे अपन बहिर्जात बलों को लेकर। अब बहिर्जात बलों में देखो अनाच्छादन हमने पढ़ा है। अनाच्छादन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, और अनाच्छादन में जो एजेंट काम करते हैं, 5 प्रकार के एजेंट मैंने आपको बताए थे अनाच्छादन में काम करने वाले। नदी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जो कि हम अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। और दूसरी है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और तीसरी है हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और चौथी है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और पांचवी है महासागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है। अनाच्छादन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि अनाच्छादन में 2 क्रियाएं होती हैं, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है। अपर्दन, इसमें इन एजेंटों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, कुछ तो अपर्दन के द्वारा निर्मित होती हैं और कुछ निक्षेपण के द्वारा निर्मित होती हैं। अपर्दन में ये जो अवशिष्ट बचता है वो अपनी जगह पर रहता है कटाव के बाद या अपर्दन के बाद, लेकिन जब वो अवशिष्ट इनके द्वारा, इन एजेंटों के द्वारा दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, अपवाहन जिसको अपन कहते हैं, और कहीं पर जाकर दूसरी जगह पर वो जमा किया जाता है, उसे अपन निक्षेपण कहते हैं। ठीक है। आज बात करते हैं अपन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखो मैंने आपको बताया था कि विषुवतीय क्षेत्रों में हर जगह पे अलग कार्य करते हैं बहिर्जात बल। तो विषुवतीय क्षेत्रों में भौतिक कारक और रासायनिक कारक ज़्यादा कार्य करते हैं, और जो आपकी पवन है ये कार्य करती है आपकी शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं या इसके द्वारा जो अपर्दन या अनाच्छादन की क्रियाएं की जाती हैं, वो सर्वाधिक की जाती हैं कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। शुष्क या पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी कि जो पवन के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो ज़्यादातर शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों में किए जाते हैं। अब देखो इसके भी कुछ एक तरह से अपन कह सकते हैं कि कारक हैं, कि कौन से कारक हैं जब पवन अपना अपर्दन करती है। तो इनमें पहला है, अपन लिख लेते हैं, पवन द्वारा अपर्दन के कारक। या अपन कह सकते हैं कि प्रभावी कारक कौन कौन से हैं जिनके द्वारा पवन अपर्दन करती है। एक तो है इसमें पवन की गति। यानी कि जो अपर्दन है उसको प्रभावित पवन की गति करती है। यानी कि पवन जिस गति से चल रही है उस गति से अपर्दन कम होता है या ज़्यादा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पवन मध्यम गति की जब होती है, मध्यम गति की जब पवन होती है तो अपर्दन ज़्यादा करती है। सर्वाधिक अपर्दन पवन कब करेगी? जब उसकी गति मध्यम होगी। दूसरा है धूल के कण।
यानी कि पवन जब बह रही है तो उसमें धूल के कण कितने हैं, और इन धूल के कणों के कारण ही जब चट्टानों से उसका घर्षण होता है और उस घर्षण से ही होता है यहाँ की चट्टानों का अपरदन। तो धूल के कण भी एक कारक के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है चट्टानें या चट्टानों का स्वभाव बोल सकते हैं अपन, यानी कि कठोर चट्टानें हैं यहाँ पे या मुलायम चट्टानें हैं। चट्टानों की प्रकृति, यदि कठोर चट्टानें हैं तो अपरदन देर से होगा और कम अपरदन होगा, और यदि चट्टानों की प्रकृति है मुलायम चट्टानें हैं तो वहां पे अपरदन ज्यादा होगा और जल्दी होगा। और चौथा है जलवायु। जलवायु भी पवन के द्वारा जो अपरदन किया जाता है उसका एक कारक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में रासायनिक अपरदन सर्वाधिक प्रभावी होता है, क्योंकि वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। और यदि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपन जाते हैं या मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपन जाते हैं तो पवन द्वारा अपरदन, यानी कि इस अपरदन को कहते हैं अपन भौतिक या यांत्रिक अपरदन, ये सर्वाधिक प्रभावी होता है। और मानसूनी क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था कि मानसूनी क्षेत्रों में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपरदन कार्य करता है। और यदि अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे या शीत कटिबंधों में जाएंगे वहाँ पे अपरदन ऐसा होता ही नहीं है, तो कोई भी अपरदन वहाँ पे कार्य नहीं करता है। तो ये इसके प्रमुख कारक थे जो मैंने आपको बताए, 4 कारक। इनके द्वारा पवन की जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। उसके बाद यदि बात करते हैं देखो, पवन जब अपरदन करती है तो 3 प्रकार के कार्य करती है: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। एक बार बता देता हूं ये चीजें आपको। पवन अपरदन के कार्य, जब पवन अपनी अपरदन की क्रिया करती है तो 3 कार्य करती है, जिसमें पहला है अपरदन, दूसरा है परिवहन और तीसरा है निक्षेपण। ठीक है, अपरदन का मतलब यह है कि उस चट्टान का या उस स्थल भाग का कटाव करना। तो अपरदन में भी देखो कुछ कारक हैं या कुछ घटनाएं हैं जो होती हैं। इसमें पहला है घर्षण, या अपन अपघर्षण लिखेंगे। ठीक है, अपघर्षण। दूसरा है सन्निघर्षण, और तीसरा है वायु दाब क्रिया। देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है कि ये कुछ जो एजेंट हैं आपके, ये अलग अलग अपने काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अपरदन का पहला कार्य है अपघर्षण। देखो, अपघर्षण है जैसे पवन बह रही है और पवन के साथ कुछ धूल के कण भी हैं उसमें, या कुछ अवशिष्ट पदार्थ उसमें बह रहे हैं पवन के साथ। जब ये चट्टानों की सतह पे घर्षण करते हैं, चट्टानों की सतह के साथ घर्षण करते हुए चलेंगे ये कण, और इन कणों के द्वारा जो अपरदन की क्रिया की जाती है उसको अपन कहते हैं अपघर्षण। ठीक है, समझ आया होगा। पवन के साथ जो कुछ कंकड़ नहीं, अपन कण कह सकते हैं, धूल के कण हवा में बह रहे हैं या हवा के साथ उड़ रहे हैं, तो उनके द्वारा जब चट्टान की सतह पर घर्षण किया जाता है और उससे होने वाले अपरदन की क्रिया कहलाती है अपघर्षण की क्रिया। ठीक है, दूसरा है सन्निघर्षण। इस सन्निघर्षण में क्या होता है, पवन के साथ जो कण या अवशिष्ट पदार्थ पवन के साथ बह रहे हैं या उड़ रहे हैं उनमें ही आपस में घर्षण होगा, यानी कि अवशिष्ट पदार्थों में ही आपस में घर्षण होगा, और उस घर्षण से जो उनमें क्या है वो छोटे होते जाएंगे, उस घर्षण से ही छोटे होते जाएंगे। ये क्रिया कहलाती है सन्निघर्षण। देखो, अपघर्षण में तो सतह के साथ घर्षण हो रहा है,
लेकिन सन्य घर्षण में उन अवशिष्ट पदार्थों में आपस में घर्षण हो रहा है, तो यह है सन्य घर्षण की क्रिया। अगला है वायुदाब क्रिया। वायुदाब क्रिया में क्या होता है कि वायु का दाब चट्टान पे पड़ता है, वायु बह रही है, तेज गति से है, तो वायु का दाब पड़ेगा चट्टान पे, और उस दाब के द्वारा जो अपर्दन होता है वो है वायुदाब क्रिया द्वारा किया हुआ अपर्दन। ठीक है, अपर्दन पवन 3 प्रकार से अपर्दन कार्य करती है, अपघर्षण, सन्निघर्षण और वायुदाब क्रिया द्वारा। तीसरा है परिवहन। परिवहन में भी मैंने आपको जब नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की क्लास में बताया था कि परिवहन भी 3 प्रकार से होता है। पहला है बहकर, और दूसरा है इसको अपन घर्षण लिख लेंगे यहाँ, ठीक है, घर्षण, और दूसरा है उत्परिवर्तन, और तीसरा है उड़ाकर। देखो घर्षण कैसे होता है कि जब ये तो अपर्दन हो गया, यानी कि चट्टानों से अपशिष्ट पदार्थ या जो कटा हुआ तलछट है वो अलग हो गई, और जब पवन इसको अपने साथ बहाकर ले जा रही है तब वो कण यानी कि जो अपरदित कण हैं उनका आकार थोड़ा बड़ा है, तो वो अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जा सकती, तो हवा से सतह के साथ बहते हुए चलते हैं, यानी सतह के साथ रगड़ खाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो तो कहलाता है घर्षण। यानी कि चट्टानों का आकार बड़ा है, चट्टानों का आकार बड़ा है, इसके कारण वो पवन उनको उठाकर या उड़ाकर नहीं ले जा सकती, तो वो सतह के साथ घर्षण खाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है। दूसरा है उत्परिवर्तन। जब ये घर्षण खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इनका आकार कुछ घर्षण से छोटा होगा, तो इनका आकार ऐसा हो जाता है तो पवन कभी तो इनको उठा लेती है और कभी वो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि उछल उछल कर पवन के साथ आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है उड़ाकर। इसमें क्या है, ये आकार छोटा हो जाता है इनका और ये धूल कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये पवन अपने साथ उड़ाकर इनको ले जाती है। ठीक है, तीनों चीजें अलग हैं, आपको ध्यान रखनी है, घर्षण, उत्परिवर्तन और उड़ाकर ले जाना। उसके बाद है निक्षेपण। जब ये अपशिष्ट या चट्टानों द्वारा चट्टानों का अपरदित भाग है या अपरदित पदार्थ है वो पवन द्वारा कहीं ले जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ दिया जाता है या उसका जमाव कर दिया जाता है, वो कहलाता है निक्षेपण। ठीक है, तीनों चीजें हैं पवन के जो कार्य में हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अब आगे बात करते हैं पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। जब पवन या अपर्दन की क्रिया करती है तो चट्टानों के कटाव से कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। कटाव से बनती हैं यानी अपर्दन से बनती हैं, और जब इनका कहीं पर निक्षेपण कर दिया जाता है, इनको छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इन स्थलाकृतियों से ही ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि नेट का एग्जाम देख सकते हो, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर आयोग का देख सकते हो आप, और PGT कोई भी देख सकते हो, जैसे कि स्कूल व्याख्याता है, वहां से इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन स्थलाकृतियों से ही। तो 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, और दूसरी है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। यानी कि अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो देखो अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन सी हैं? पहली है वातगर्त, पहली है वातगर्त, और दूसरी है इंसेल वर्ग, तीसरी है यार्डंग,
चौथी है ज्यूवेन, पांचवी है छत्रकशिला, छत्रकशिला, इसको अपन मशरूम रॉक भी कहते हैं, मशरूम रॉक। ठीक है, स्तंभ, स्तंभ भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद बनते हैं आपके अस्मिका जालक, अस्मिका जालक, और एक बनती है पवन पुल, या इसको खिड़की भी बोलते हैं, पवन पुल या खिड़की। और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की यदि बात करें तो इसमें एक तो बनता है बालों का स्तूप, एक बनता है ओर्मेका, और एक बनती है लॉयस मैदान। क्लास ले लेना, लॉयस मैदान। तो ये कुछ स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण होता है अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, एक यहां पे और है बेंटिफैक्ट, बेंटिफैक्ट या ड्राई कांटार। ठीक है, अब इनको एक एक करके अपन देखेंगे कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। तो पहले लेते हैं अपर्दन, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। पहला है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। देखो, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी तो स्थलाकृतियां अपर्दनात्मक हैं यानी अपर्दन से निर्मित हैं और कौन सी निक्षेपण से निर्मित हैं। ऑप्शन में आपको इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक यहाँ से दे देगा कौन सी अपर्दन से निर्मित नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कौन सी अपर्दन से निर्मित है और कौन सी निक्षेपण से निर्मित है। आगे बात करते हैं अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। पहली है यहां पे वातगर्त। देखो, जब पवन चलती है, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनते हैं वातगर्त। पवन द्वारा जब रेत को अपने साथ काट कर बहाकर साथ में ले जाती है तो गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। उन गड्ढों को ही वात, देखो नाम से पता चल रहा है, वात से मतलब है पवन और गर्त से मतलब है गड्ढा, यानी पवन के द्वारा जिन गड्ढों का निर्माण किया जाता है वो कहलाते हैं वातगर्त। जैसे कि आप अपनी ये सांवर झील ले सकते हैं राजस्थान की, ये एक वातगर्त का ही उदाहरण है। कतारा गर्त है, एक वातगर्त का ही उदाहरण है। और यूएसए में आपके जो महान नदी क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी इस प्रकार के गर्त देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों द्वारा या पवन द्वारा निर्मित गर्त या गड्ढे, गर्त या गड्ढे क्या कहलाते हैं? वातगर्त। ठीक है,
देखो यूएसए में इनको कहते हैं बेंटिफैक्ट। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इनके देखने को मिलते हैं। यूएसए में यदि महान झील क्षेत्र में देखते हैं, महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं और इनको यहाँ पे कह लेते हैं वफेलो वालास। ठीक है, इनके उदाहरण की और बात करें तो सांवर झील जो है राजस्थान, एक वातगर्त का ही उदाहरण है। सारा में कतारा गर्त देखने को मिलता है। सारा मरुस्थल में ये भी एक वातगर्त का ही उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है अगला छत्रक शिला। छत्रक शिला, इसे अपन मशरूम रॉक भी कहते हैं। देखो पवन द्वारा इस प्रकार अपर्दन किया जाता है, या उस मरुस्थलीय क्षेत्र में चट्टानें इस प्रकार होती हैं कि ऊपर तो कठोर चट्टान है और नीचे मुलायम चट्टान है। तो देखो इस प्रकार निर्माण होता है। इस प्रकार इसका अपर्दन किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये इसकी मुलायम चट्टान है, और ये है आपका कठोर चट्टान। यानी कि नीचे वाला भाग मुलायम था इसका और ऊपर कठोर था, इसलिए पवन द्वारा इसका अपर्दन किया गया है। तो एक छतरी के आकार की हमें देखने को मिलती है, ये देखने में लगती है एक छतरी के आकार में। और इनको सहारा में इनको गारा कहा जाता है। सहारा में इनको गारा कहा जाता है। और इनका दूसरा नाम भी अपन लिख सकते हैं मशरूम रॉक। मशरूम रॉक से मतलब है, जैसे आपने मशरूम देखी होगी, यानी कि ऊपर उसका छतरी नुमा पार्ट होता है और नीचे एक डंठल नुमा पार्ट होता है, इसलिए मशरूम रॉक जैसी देखने में लगती है, इसलिए इनको कहते हैं अपन मशरूम रॉक। अगला है तीसरा यारडंग। देखो ये भी चट्टानों की इस प्रकार के परत हैं, चट्टानों की परत होती हैं, क्षैतिज परत है, सॉरी चट्टानों की ऊर्ध्वाधर परत है। इनकी यदि आकृति की बात करें तो इस प्रकार बनती है। देखो यहां से पवन बह रही है, और ये कठोर चट्टान है। ये है कठोर चट्टान, और ये है आपकी मुलायम चट्टान। और ये आपकी पवन बह रही है। ठीक है, पवन है।
तो चट्टानों का ऊर्ध्वाधर परत है ये, जहाँ पे कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान ऊर्ध्वाधर परतों में मिलती हैं। तो पवनों द्वारा मुलायम चट्टानों का तो अपरदन कर दिया जाता है और कठोर चट्टानें रह जाती हैं, और इस प्रकार से नालीनुमा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये कहलाती हैं आपकी यारडंग। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये चीज देखने को मिलती हैं। अगला है जियोगेन। देखो यारडंग में तो थी ऊर्ध्वाधर परतें चट्टानों की, और यारडंग में है क्षैतिज परतें चट्टानों की, क्षैतिज परतें। या कठोर एवं मुलायम चट्टानों की, ठीक है, कठोर व मुलायम। ऐसे ही यहां पे भी कठोर व मुलायम। और यहां पे होता है देखो इस तरह से, इस प्रकार से पवन द्वारा अपरदन करके स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। अब देखो ये तो है कठोर चट्टान, और जो बची हुई है ये है मुलायम चट्टान। तो इस प्रकार अपरदन किया जाता है। ये है क्षैतिज परतों में अपरदन और ये है ऊर्ध्वाधर परतों में अपरदन। और यहाँ पे जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ये ढक्कनदार स्याही की दवात। ऐसा देखने में लगती है कि ढक्कनदार स्याही की जो दवात होती है वो हो। तो ये है जूगेन। देखो दोनों में अंतर नहीं ही है, इतना ही अंतर है कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर चट्टानें हैं यारडंग में, और जूगेन में आपकी क्षैतिज चट्टानें हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है पांचवा, इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग देखो इसमें क्या होता है कि जब अपरदन पवन द्वारा किया जाता है तो उस मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे टीले रह जाते हैं चट्टानों के, जैसे इस तरह से छोटे छोटे चट्टानों के टीले रह जाते हैं जिनका पूरी तरह अपरदन नहीं हो पाता है, और उसका कारण है कठोर चट्टानें। और इन कठोर चट्टानों के छोटे छोटे टीलों को ही अपन कहते हैं इंसेल वर्ग। मरुस्थलीय क्षेत्र में अपरदन के बाद अवशिष्ट टीले या पहाड़ियां, अवशिष्ट टीले या पहाड़ियां क्या कहलाते हैं? इंसेल वर्ग। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला है ड्राई कांटार या बेंट इफेक्ट।
देखो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और हवा के घर्षण द्वारा ये विभिन्न आकृतियों में इनका घर्षण होता है और ये विभिन्न आकृति के हो जाते हैं। जैसे देखो एक त्रिकोणीय आकृति में जब इनका घर्षण होकर आकृति बन जाती है तो इनको अपन कहते हैं ड्राई कांटा। त्रिकोणीय आकृति में जैसे कि मैंने आपको बताया है सन्य घर्षण की जो क्रिया होती है, घर्षण अलग है लेकिन सन्य घर्षण इन अवशिष्ट पदार्थों में पवन के साथ बहते हुए आपस में रगड़ के कारण जो आकृतियां इनकी बनती हैं वो है आपके ड्राई कांटा। ठीक है, जब यही आकृति इसमें ज्यादा कोने बन जाते हैं, ये तो त्रिकोणी है, और जब ज्यादा कोने बन जाएंगे यानी कि 8 कोने के आसपास होते हैं तो उसको अपन कह देते हैं बेंट इफेक्ट। वो कहलाता है बेंट इफेक्ट। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ड्राई कांटार और बेंट इफेक्ट। त्रिकोणीय आकृति जो होती है वो कहलाती है बेंट इफेक्ट, सॉरी ड्राई कांटार, और बेंट इफेक्ट कहलाती है 8 कोनों वाली आकृति। यहां पे लिख सकते हैं 8 कोनों वाली आकृति। आठ कोनों वाली आकृति। ठीक है, अगला है छठवां है, ठीक है, भूस्तंभ। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनें इस प्रकार अपर्दन करती हैं और अपर्दन के बाद इस प्रकार के जो स्तंभ हैं वो रह जाते हैं, इनका अपर्दन नहीं हो पाता है। इनके ऊपर क्या है, देखो एक कठोर चट्टानें हैं और इन चट्टानों के कारण इनका ऊपर से अपर्दन नहीं हुआ है और इस तरह से ये स्तंभ है, इनके आसपास की चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। इस प्रकार ये देखने में हमको लगते हैं स्तंभ की तरह, तो इनको अपन कह देते हैं भूस्तंभ। ठीक है, उसके बाद है 7वां अस्मिका जालक। देखो अस्मिका जालक में क्या होता है, चट्टान, जब कोई चट्टान है उस चट्टान में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं अपर्दन के कारण। किसी चट्टान में अपर्दन के कारण छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों से ऐसा देखने में लगता है कि कोई जाली हो। ठीक है, कोई जाली हो, इसलिए उसको अपन कह लेते हैं अस्मिका जालक। चट्टान में छोटे छोटे छिद्र पवन अपर्दन के द्वारा बने चट्टान में छिद्र। जैसे ये कोई चट्टान है, उसकी दीवार है और इस प्रकार इसमें छिद्र बन गए हैं और देखने में लग रही है जैसे कोई जाली हो, इसलिए इसको अस्मिका जालक कहते हैं। ठीक है, अगला है पवन पुल या खिड़की। देखो अभी आपने देखा था अस्मिका जालक, तो अस्मिका जालक में किसी चट्टानी भाग में छोटे छोटे छिद्र थे, लेकिन जब ये छिद्र पवन द्वारा अपर्दन करते हुए ये छिद्र बड़े हो जाते हैं, ये छिद्र बड़े हो जाते हैं और एक बड़ा छिद्र हो जाता है ये बढ़कर, और देखने में ऐसा लगता है कि
ये चट्टानी भाग है और इसमें इतना बड़ा छिद्र बन गया है, तो देखने में ऐसी लगती है क्योंकि खिड़की हो, या इसको अपन पवन पुल भी कह देते हैं क्योंकि इसके ऊपर से आने जाने का रास्ता भी हो सकता है और बड़ा होता है, इसलिए इसको पवन पुल या अपन खिड़की बोलते हैं। अस्मिका जालक अस्मिका जालक का बड़ा भाग या बड़े छिद्र क्या कहलाते हैं? पवन पुल या खिड़की। अस्मिका जालक का ही ये विकसित रूप है, पवन पुल या खिड़की। तो ये है आपकी पवन के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। अब है निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। पवन के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां। तो इसमें प्रमुखतः हम 3 स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, बालका स्तूप, ओर्मेका, ठीक है, बालों का स्तूप, बालों का स्तूप, दूसरा है ओर्मेका और लोयस मैदान। देखो ये थोड़ा डिटेल से देखेंगे, यहाँ पे हम ओर्मेका और लोयस देख लेते हैं। देखो ओर्मेका क्या होती हैं? जब धूल के कणों का जमाव पवन के द्वारा लहरदार आकृति में किया जाता है, धूल के कणों का जमाव लहरदार आकृतियों में किया जाता है, तो इस प्रकार बनी स्थलाकृतियों को अपन ओर्मेका कहते हैं, ठीक है। लहरदार आकृतियों में किया जाता है, तो यह है आपकी ओर्मेका। और लोयस के मैदान की यदि बात करें, जब पवन द्वारा धूल के कणों को ले जाकर किसी अन्य स्थान पर जमा कर दिया जाता है, और इस प्रकार की आकृति सबसे पहले कहां पे देखी गई? चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, और उस क्षेत्र का नाम इन रेत के टीलों के आधार पर ही लोयस का मैदान रख दिया गया। तो चीन का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है लोयस क्षेत्र। धूल के कणों का जमाव लोयस, और ओर्मेका यानी कि लहरदार रूप में जमाव क्या कहलाता है? आपका ओर्मेका, ठीक है। ओर्मेका और लोयस। अब बात करेंगे अपन बालों का स्तूप की। देखो बालों का स्तूप होते हैं रेत के टीले, ये स्थानांतरित होते रहते हैं और इनकी आकृति के आधार पर रेत के टीलों को अलग अलग नाम से भी अपन जानते हैं। तो इनकी बात करें वर्गीकरण की, तो बेगनाल्ड महोदय हुए थे, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है, बरखान और सीफ, ठीक है। ऐसे ही हैप महोदय थे, उन्होंने अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य और परवलयाकार। वर्गीकरण की यदि बात करें, वेगनाल्ड महोदय के अनुसार वेगनाल्ड महोदय ने देखो 2 प्रकार बताए हैं बालों का स्तूपों के, बरखान और दूसरा है सीफ।
एक थे हैप महोदय, हैप महोदय ने 3 प्रकार बताए हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और परवलयाकार। और यदि स्थिति के आधार पर बात करें तो एक तो होता है तटीय क्षेत्र के बालू का स्तूप, तटीय क्षेत्र के बालू का स्तूप, और एक होता है आंतरिक क्षेत्र के बालू का स्तूप, आंतरिक क्षेत्र के बालू का स्तूप। ठीक है, अलग अलग मत के अनुसार हैं ये। बेगनार्ड महोदय के अनुसार बरखान और शीफ होते हैं, हैप महोदय के अनुसार अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और परवलयाकार होते हैं, और स्थिति के आधार पर तटीय क्षेत्र के बालू का स्तूप और आंतरिक क्षेत्र के बालू का स्तूप। अब बात करते हैं, ये तो हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। अब कुछ इसके प्रकार हैं जो सामान्य प्रकार अपन कह सकते हैं, वो एक साथ देख लेते हैं। पहला है अनुप्रस्थ। ये पवन के समकोण पर बनते हैं, पवन के समकोण पर बनते हैं, यानी कि पवन दिशा के, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ठीक है, इनको अपन देखो, इनकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, या नवचंद्राकार आकृति के भी इनको कह सकते हैं। और इनके जो एक साइड में 2 सींग निकले हुए होते हैं, नवचंद्राकार या अर्धचंद्राकार। आकृति होती है इनकी। अब देखो, इधर से पवन बह रही है, तो ये है इसका पवनमुखी भाग, और ये है पवन विमुखी भाग। इसका पवनमुखी जो भाग है ये उत्तल होता है, और पवन विमुखी भाग है वो अवतल होता है। इनका पवनमुखी भाग, यानी कि पवन के जिस दिशा से पवन आ रही है वो वाला भाग उत्तल, और पवन विमुखी भाग अवतल होता है। ये अनुप्रस्थ बालका स्तूपों की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। पवन के समकोण पर होते हैं, और ये स्थानांतरित भी होते रहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं, या पवन द्वारा इनका स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है,
अगला है अनुदैर्ध्य। ये देखो पवन के समानांतर बनते हैं, पवन की दिशा के समानांतर इनका निर्माण होता है। दिशा के समानांतर बनते हैं। इस तरह से जैसे पवन बह रही हो, इस तरह से पवन बहती है। इनके मध्य से होकर रास्ता निकलने का एक रास्ता भी होता है, जहां से अपन कह सकते हैं कि ऊंटों के काफले निकलते हैं। सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, वहां से इनके मध्य से होकर जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, मध्य से निकलने का रास्ता होता है, वो रास्ता कहलाता है गासी। इनके मध्य से निकलने का रास्ता गासी कहलाता है। ये सहारा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है परवलयाकार। परवलयाकार बाल का स्तूप वो होते हैं जैसे पवन बह रही है, अवशिष्ट पदार्थ है उसके साथ, यानी कि धूल उसके साथ है, और रास्ते में कोई झाड़ी आ जाए, झाड़ी वगैरह आ जाए, उस झाड़ी वो उसका अवरोध हो गया, उस झाड़ी के अवरोध के कारण वो अपने साथ जो बहा कर ले जा रही है या उड़ा कर ले जा रही धूल को वहां पर जमा कर देती है उस झाड़ी के पास, और इस प्रकार से बने स्तूपों को अपन कहते हैं परवलयाकार बालों का स्तूप। झाड़ी के अवरोध के कारण बने बालू का स्तूप। जैसे इस प्रकार कोई झाड़ी है और यहाँ पे ये रेत का जमा हो गया, ये कोई टीला है जो कि रेत के जमने से बना है, यानी कि झाड़ी के अवरोध के कारण जो टीला बनता है वो कहलाता है परवलयाकार बालों का स्तूप। ये ज्यादातर आपके थार के रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। एक है चौथा उत्क्रमित बालू का स्तूप। देखो ये ऐसी जगह पर बनते हैं जहां पर पवन का वर्ष में 2 बार विपरीत दिशाओं में होती है पवन, यानी कि एक साइड में कुछ दिन तो एक साइड से बहती है और कुछ दिन उसकी दूसरी यानी विपरीत दिशा से बहती है, तो इस प्रकार बने टीले कहलाते हैं उत्क्रमित। देखो एक साइड पवन इधर से बह रही है और एक बार इधर से बह रही है, यानी कि पवन का 2 बार विपरीत दिशाओं में बहती है, और उनसे बने स्तूप कहलाते हैं उत्क्रमित बाल का स्तूप। पवन जब वर्ष में 2 बार
अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, एक है स्टार बालों का स्तूप, यानी कि इसको अपन तारा भी कहते हैं, स्टार यानी कि तारा बाल का स्तूप। देखो इसमें तो दो दिशाओं से बह रही है, लेकिन जब यही आकृति इस प्रकार बन जाए और एक इसमें ऊपर बन जाए, इस प्रकार बन जाए, तो ये कहलाता है स्टार या तारा बालों का स्तूप। यानी कि इसमें से दो दिशाओं से विपरीत हो रही थी, इसमें कई दिशाओं से पवन की दिशा बदलती है, पवन विपरीत दिशा में होती है, कई दिशाओं से विपरीत होती है। ठीक है, और इस प्रकार बनते हैं आपके स्टार या तारा बालों का स्तूप। तो ये कुछ स्तूपों के प्रकार हैं, बालों का स्तूपों के। तो ये तो था अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब पवनों द्वारा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे पवनों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है मरुस्थलों में, लेकिन कभी कभी क्या है, मरुस्थलों में नदियों द्वारा भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये कुछ स्थलाकृतियां हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो देखो कुछ स्थलाकृतियां ऐसे बनती हैं, जैसे आपने वालसन पढ़ा होगा, प्लाया पढ़ा होगा, वालसन है, प्लाया है, वजादा है, पीडमांट है, उत्खात भूमि है, ये कुछ स्थलाकृतियां हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा जो निर्मित होती हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इनमें से भी क्वेश्चन पूछा भी गया है लास्ट एग्जामों में। तो देखो बालसन जो होता है, देखो बालसन रेगिस्तान में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चारों तरफ से नदियां आकर गिरती हैं, चारों तरफ से नदियां जो आकर गिरती हैं उस क्षेत्र को अपन कहते हैं बालसन। और आपका यदि सावर झील को लेते हैं तो ये बालसन का ही उदाहरण है। ठीक है, प्लाया की यदि बात करें तो इसके मध्य का जो दलदली क्षेत्र होता है, सूखने के बाद जो क्षेत्र रह जाता है पानी के सूखने के बाद, वो कहलाता है आपका प्लाया, जो कि आपका ये है। ठीक है, बालसन और प्लाया। जैसे पर्वतपदीय क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, जो नदियों द्वारा निर्मित बहावर और तराई वाला क्षेत्र होता है, तो पर्वतपदीय क्षेत्रों में तो बनता है वो बहावर, यानी कि नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों का जमाव जब पर्वतपदीय क्षेत्रों में किया जाता है तो उसको अपन बहावर कहते हैं। वो ही इस जगह पे है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब मरुस्थल के जो कुछ पर्वत होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां या पर्वत होते हैं, उनके पर्वतपदीय क्षेत्रों में छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव किया जाता है, वो कहलाता है बजादा। ठीक है, बालसन हो गया, प्लाय हो गया, आपका बजादा हो गया। और जो पर्वतपदीय क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में, वो कहलाते हैं आपके पीडमेंट। और इसके बाद बचा आपका उत्खात भूमि। देखो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुलायम चट्टान होती हैं और नदियों द्वारा इनका कटाव करके गहरे गहरे गड्ढे या गर्तों का निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाती है उत्खात भूमि। जैसे कि चंबल नदी की यदि बात करें तो चंबल नदी का बहाव क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं, उस गड्ढों से निर्मित जो स्थलाकृति है वो कहलाती है उत्खात भूमि। तो ये कुछ स्थलाकृतियां थी आपकी मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित। तो
जल या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बाद अपन ने बात की पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। यदि वीडियोज आपको यूजफुल लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियोज भी आपको यानी कि पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और यदि कोई क्वेरीज आपकी रहती हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।